हेलो फ्रेंड्स। आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो रहे होंगे इसकी उम्मीद है मुझे। उम्मीद क्या पूरा विश्वास है। और मैं आज MSD 11 से कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि MSD 11 में पूरा 11 कहानी है, जो कि हिंदी कहानी के नाम से है। जो हिंदी की जो कहानियाँ हैं, लेकिन अलग अलग लेखकों के हैं। 10 में हमने देखा था सारी कहानी जो थी वो प्रेमचंद्र की थी, पर यहाँ पे अलग अलग राइटरों की, अलग अलग लेखकों की कहानियाँ हैं। यहाँ पे भी 5 भागों में इसको बांटा गया है। जो कहानी है 21 कहानी, उसको 5 भागों में बांटा गया है। खंड 1, खंड 2, इस तरह से आप देखेंगे कि एक खंड में 4 कहानी, खंड 2 में 4, खंड 3 में भी 4, और खंड 4 में 4, और खंड 5 में 5 कहानियाँ हैं। जो हमारे प्रश्न आते हैं वो सबसे पहले तो 4 व्याख्या होता है, जिसमें से दो करने होते हैं, वो 10-10 नंबर के होते हैं, और बाकी 30 नंबर के 3 प्रश्न और करने होते हैं। तो मैंने कुछ वर्षों के जो प्रश्नों को देखा है, उसमें यही देखा है कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम पहला खंड का 4 कहानी पढ़ लें, मतलब एक प्रश्न हम कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे खंड के 4 कहानी को पढ़ने पर 2 प्रश्न कर सकते हैं। तीसरे खंड के 4 कहानियों को पढ़ने पर हम 3 प्रश्न कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, और मैंने कई वर्षों के प्रश्नों को देखा है, इसी तरह से पूछा जाता है। और लास्ट में जो एक 4 प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें से 2 करने होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें सभी में से मिला जुला कर कहानी दी जाती है। तो ये मेरा एक छोटा सा एग्ज़ाम के लिए आपने अगर नहीं देखा होगा, मैं तो 5 साल के प्रश्नों को देखी हूँ, यही पैटर्न रहा है। और एक चीज़ और मैं देखी हूँ कि जो पिछले साल जो क्वेश्चन आ गए हैं जिस कहानी से, उस कहानी से अगली बार रिपीट नहीं होता है। तो अभी हमारा जून का एग्ज़ाम है, तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शेखर जोशी आ चुके हैं, हंसा जाई अकेला आ चुका है, बहिर्गमन, हरिबिंदी, सिलिया, ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो दिसंबर का पेपर हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि शेखर जोशी का बदबू आ गया है, तो इस पार्ट से, खंड 1 से, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी मुझे इस पार्ट से वेरी इम्पॉर्टेंट राजा निर्वंशिया लगता है, और बाकी 2 भी मुझे और हमें पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से खंड 2 में देख लेंगे कि इसमें से हंसा जाई अकेला आ चुका है, और इसमें मुझे मलबे का मालिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन बाकी 2 जो है बिरादरी और यही सच है, ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए। आगे जो खंड 3 है, इसमें बहिर्गमन पूछा गया था, तो बाकी 3 हम लोग अच्छे से देख लेंगे। वैसे इसमें मुझे क्लॉड इथरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और जो खंड 4 है, इसमें हरिबिंदी पूछा गया है, पर हरिबिंदी कई बार पूछा जाता है, बोलने वाली औरत भी पूछा जाता है, और सुख कहानी भी पूछा जाता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा देखने से ही ये चैप्टर हो जाता है आराम से। और खंड 5 से सिलिया पूछा गया है, लेकिन सिलिया इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और बाकी पार्टीशन इसमें से मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में पार्टीशन मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे मैंने कुछ प्रश्न इस तरह से बनाए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता पहुँचाएगी। जो फणीश्वरनाथ रेणु की जो तीसरी कसम है, इसमें फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4/3/21 को। और पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था, हिगना ग्राम। और जो ये तीसरी कसम का जो प्रकाशन हुआ था 1956 में हुआ था, 1956 में। और कहानी के केंद्र में ग्रामीण संवेदना को रखा गया है और प्रेम को रखा गया है। पात्र कौन है? हीरामाना और हीराबाई। और भी पात्र हैं, पर ये मुख्य पात्र हैं। इसमें मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। शैलेंद्र जी ने इस पर फिल्म बनाया। महुआ भट्टारिन की कथा हीरामन गाकर सुनाता है। और तीसरी कसम जो है वो चोर बाजारी का माल, वो 3 कसम खाता है जो हीरामन है। तो वो 3 कसम क्या है?
पहला था चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, और कंपनी की औरतों को गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। जो ये कहानी जो है, इसका पुराना नाम मारे गए गुलफाम था। पहले इसको मारे गए गुलफाम नाम से जाना जाता था। और इसमें कहानी की संवेदना जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि है। इसमें आंचलिकता है। आंचलिकता क्या होता है? जो ग्रामीण एकदम गांव का जो भाषा और वहाँ की जो रूपरेखा को दिखाया जाता है। पहली बार जो तीसरी कसम थी, जो फणीश्वर नाथ रेणु है, पहली बार आंचलिकता शब्द को लेकर आए थे। इसमें सादगी है, भोलापन है, नैतिक निर्णय है। नैतिक निर्णय कौन लेता है? हीरामन लेता है, क्योंकि वो कस्में खाता जाता है जब जब उसको परेशानी होती है। उसके बाद आज़ाद भारत का परिदृश्य है। इसमें स्त्री का विश्वास है, ग्रामीण संस्कार है, आज़ाद भारत के सपने हैं, और गांव में भी स्वच्छंद प्रेम की स्थापना। इससे पहले स्वच्छंद प्रेम गांव में नहीं देखा जाता था और उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कहानी में गांव में स्वच्छंद प्रेम की स्थापना की जाती है। जो लेखक है वो इसको करते हैं। और इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? तो बनावटी संरचना इसका जो है वो बहुत ही सुघड़ है, एकदम कसा हुआ है। भाषिक संरचना इसकी बहुत ही अच्छी है और ग्रामीण बोलचाल ली हुई है, आम बोलचाल की भाषा में है, और खरी बोली का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामीण भाव इसमें मिलता है। प्रसाद गुण सरल, सहज और मार्मिक है। प्रसाद गुण जिसमें माने सरल रूप से जो चीज़ें समाहित होती है वो प्रसाद गुण होता है, और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, एकदम सहज है, सबके समझ के आने वाली है, और मार्मिकता भी है इसमें। उसके बाद वाक्य विन्यास बहुत अच्छा है, सरल है, संक्षिप्त है, रोचक है और अलंकृत भी है। आधार में क्या है? प्रेम है, परंतु पूरे समाज का चित्रण इसमें किया गया है। ग्रामीण समाज का, जमींदार का, सभी का चित्रण इसमें किया गया है। तो जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो आराम से इसका जवाब दे पाएंगे आप। जो एक बार आपको कहानी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपके व्याख्या का पैराग्राफ आता है, पूछा जाता है। अगला है हमारा बदबू। ये शेखर जोशी की है। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 10/9/32 को अल्मोड़ा के ओलिया में, ओलिया जगह है अल्मोड़ा में। और बदबू का प्रकाशन कब हुआ था? 1958 में। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। जिस केंद्र में क्या है? तो केंद्र में इसमें पूंजीवाद पर हमला है। स्पष्ट रूप से पूंजीवाद पे हमला किया गया है। पात्र का नाम मुझे याद नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है। इसमें कारखाना और वहाँ का परिवेश दिखाया गया है। जो इसके मुख्य बिंदु है वो क्या है? कारखाना और वहाँ का परिवेश दिखाया गया है। कारखाना के व्यवस्था की बदबू, वहाँ की जो व्यवस्था उसकी बदबू को दिखाया गया है। बदबू ये नहीं है कि उस व्यक्ति के हाथ से बदबू आती है और वो जो तेल में अपने हाथ को धोता है, पेंट के कारखाने में काम करता है और वो पेंट को हाथ से छुड़ाने के लिए तेल में केहूनी तक अपने हाथ को धोता है और वह बदबू वह दिन भर महसूस करता है। तो यहाँ पे जो केंद्र में है वो हाथ की बदबू ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वहाँ के जो कारखाना है उसकी व्यवस्था की जो बदबू है, वहाँ पे जो व्यवस्थित रूप से चीज़ों को नहीं, जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और शोषण और अव्यवस्था की बदबू है, दुर्गंध है इसमें। और कहानी में दिखाया गया है कि लोगों ने इस अव्यवस्था को अपना लिया है। जिस तरह से इसका पात्र सभी अव्यवस्था को अपना लिया है, हाथ के बदबू को अपना लिया है, उसी तरह से लोग जो हैं वहाँ पे वो अव्यवस्था को अपना लिए हैं। आज के समय में भी ऐसा देखा जाता है कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के नियम को, रूल रेगुलेशन को अपना लेते हैं, चाहे वो व्यवहार में हो या ना हो, या वह व्यवस्थित हो या ना हो, और हमारे काम का हो या ना हो, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और हाथ परिश्रम को सूचित करता है यहाँ पे। हाथ जिस तरह से कारखाना परिश्रम को सूचित करता है, कारखाना में परिश्रम किया जाता है, वैसे ही
हाथ है उससे परिश्रम किया जाता है। जिस तरह से उसके हाथ की बदबू नहीं जाती है, उसी तरह कारखाना में जो अव्यवस्था है उसकी दुर्गंध हमेशा रहती है। ये व्यवस्था मनुष्य को पशुवत बनाती है। यहाँ पे हम संवेदना देख रहे हैं। कहानी की संवेदना में क्या है कि जो व्यवस्था है, जो वहाँ की अव्यवस्था है या फिर वहाँ का जो शोषण है किसी कारखाने का, वो मनुष्य को पशुवत बनाती है। जिजीविषा और संघर्ष की कहानी है। जिजीविषा के लिए उस अव्यवस्था में भी मनुष्य कैसे संघर्ष कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बाबूगिरी और दादागिरी को दिखाया गया है इसमें। और मजदूर यंत्रवत कार्य करते हैं, यंत्र के रूप में अपने आप को झोंक देते हैं और बस मशीन की तरह चलते रहते हैं और कार्य करते हैं। पूंजीवाद का विरोध किया गया है। इसका अगर प्रतिपाद्य देखते हैं तो इसमें व्यंग्यार्थ या व्यंजनात्मक कहानी, इसमें व्यंग भाषा का प्रयोग किया गया है और व्यंजनात्मकता है इसमें। प्रतिकार संघर्ष की कहानी है, प्रतिकार है, संघर्ष है। व्यवस्था से विरोध की कहानी है, जो वहाँ की जो व्यवस्था थी उससे विरोध दिखाया गया है इस कहानी में। हार से मुकाबला करने की कहानी है। कोई भी इंसान हारना नहीं चाहता है, और जब एकदम से देखता है कि अब कोई उपाय नहीं है, अब हारना ही है, तो वह मुकाबला करने लगता है। पशु पक्षी को भी हम कहते हैं ना कि जब तक उसको मारोगे नहीं तब तक वो नहीं मारता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि मनुष्य के साथ भी, कि जब तक उसको बहुत ही परेशान न किया जाए वह विरोध नहीं करता है, लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होता है, तो वह विरोध करने लगता है। तो हार से वह मुकाबला करता है। किस्सा गोई शैली है, एक किस्सा की तरह, कहानी की तरह इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। मजदूरों के जीवन पर आधारित कहानी है। तो ये बदबू कहानी का हम इस तरह से पॉइंट में देख लिए। अगला कहानी है हमारा डिप्टी कलेक्टर। ये अमरकांत की कहानी है, और यह इनका जन्म जो है, अमरकांत का जन्म 1/7/25 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में, जो कि भागलपुर के पास है। इसके जो पात्र हैं वो सकलदीप बाबू हैं, नारायण और जमुना। 3 चरण में इस कहानी को दिखाया गया है। इसमें जो मुख्य बिंदु मैं देख रही हूँ उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसको 3 चरण में दिखाया गया है। पहला है परीक्षा की तैयारी, जो सकलदीप बाबू परीक्षा की तैयारी करते हैं। दूसरे चरण में दिखाया गया कि आर्थिक ज़रूरत की पूर्ति, दिखाया गया है कि उनके जो पिता हैं वो किस तरह से जो आर्थिक ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं और अपने बेटे को परीक्षा के लिए फीस के लिए पैसे देते हैं। आशा और विश्वास दिखाया गया है चौथे चरण में, और उम्मीद के बाद निराशा भी दिखाया गया है। एक आशा होता है, परीक्षा देते हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं, कई बार देते हैं। उनको बहुत उम्मीद रहता है लेकिन कुछ कारण होता है, कुछ व्यवस्था होता है जिसकी वजह से वो पास नहीं कर पाते, और उनका बाद में उम्मीद होता है लेकिन बाद में निराशा हो जाता है। पहले आशा होता है, फिर विश्वास आता है कि चलो हो जाएगा, एक उम्मीद रहता है, और बाद में निराशा हो जाता है। उसके बाद संतान के स्वप्न को जीवित करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो उनके पिता हैं, सकलदीप बाबू के पिता, वह अपने संतान के स्वप्न, जो कलेक्टर बनना चाहता है, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, उसके स्वप्न को जीवित करने के लिए प्रेरित होते हैं, और उसके लिए वो संघर्ष करते हैं। अपने घर में जो भी पैसे की ज़रूरत होती है उसको किसी तरह से भी पूरा करते हैं। और ईश्वर में विश्वास दिखाया गया है कि लोग ईश्वर में विश्वास करके अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अगर इसकी संवेदना देखी जाए तो मध्यम वर्ग का संघर्ष दिखाया गया है। दीवा स्वप्न दिखाया गया, दिन में जो स्वप्न देखते हैं उस तरह से इसमें दिखाया गया है कि डिप्टी कलेक्टर बनने का जो स्वप्न है वह किस तरह से वो लोग देखते हैं। अहम निष्ठा है, उनमें अहम भी है कि हम किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। संघर्ष है, और संघर्ष के साथ साथ विवशताएँ भी हैं। विवश होते हैं कि जितनी पूंजी है उसी में उनको सब कुछ करना है। अपने बेटे को पढ़ना है तो पढ़ने के बाद उनको ज़रूरत दिमाग तेज़ करने के लिए और शरीर को दुरुस्त रखने के लिए उनके खान पान की भी व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो फाइनेंशियल जो संघर्ष करते हैं उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं उसको दिखाया गया है। कलह भी है, आपस में कलह भी होता है।
इच्छा और आकांक्षाएं भी है, आशा के साथ निराशा भी है। जनतंत्र का वादा है कि अगर वो कलेक्टर बन जाते हैं तो जनतंत्र लाएंगे ऐसा। जीवन का लक्ष्य है, एक लक्ष्य बना के चलते हैं। और निम्न मध्य वर्ग का दैनिक जीवन दिखाया गया है कि जो मध्यम वर्ग में जो सामान्य रूप से एकदम मतलब बहुत ही नीचे से जो लोग आते हैं, जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनका दैनिक जीवन कैसा होता है और किस तरह से वो एक एक चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं। एक तरफ जोड़ते हैं, दूसरी तरफ घटाना पड़ता है। इन चीज़ों को दिखाया गया है। इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। कहानी में नकारात्मकता की बात नहीं है, किसी भी तरह से सकारात्मक रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और चाहे एजुकेशनल की बात हो, पढ़ने की बात हो कि उनको डिप्टी कलेक्टर बनना है, वहाँ पे भी वो सकारात्मक रहते हैं। जहाँ उनके पिता को पैसों की किल्लत महसूस होती है, वहाँ पे भी वो सकारात्मक रहते हैं और वो किसी तरह से उसको फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं। बदलता भारत को दिखाया गया है, मध्यम वर्ग की स्थिति को दिखाया गया है। बदलता भारत इट मीन्स कि एक सपना देखते हैं वो और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से वो मतलब भारत को बदलना चाहते हैं। हमारे देश की स्थिति को जो निम्न मध्य वर्ग है उसकी स्थिति को बदलना चाहते हैं। वो अच्छे मतलब पोजीशन पे जाना चाहते हैं और इस तरह से अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति पे पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद परिवार को दिखाया गया है कि परिवार में किस तरह से नोक झोंक और संघर्ष होते रहता है। संघर्ष में झांकते हैं, सपनों में झांकते हैं। वो जो सपनों का जो संघर्ष है, सपने देखते हैं बहुत ही उम्दा ज़िंदगी जीने का, अच्छी ज़िंदगी जीने का, और हताशा होने पर भी हार नहीं मानते हैं। जब उनका जो सकलदीप बाबू है, उनका जब नहीं होता एग्ज़ाम में सिलेक्शन, तो उनके पिता को एक आभास होता है इस तरह का कि कहीं वो कुछ कर ना ले, और वो उनके कमरे में जाकर देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। उनको डर है कि कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, और वो अपने बेटे को सोए हुए पाते हैं। तो भी वो जाकर वहाँ पे कंफर्म करते हैं कि वो सोया ही है ना, ठीक है ना सब कुछ। तो इस तरह से इसमें हताशा होने पर भी हार नहीं, इस तरह का चीज़ दिखाया गया है। अगला है हमारा राजा निर्वंशिया। ये कमलेश्वर का है और कमलेश्वर का जन्म नहीं पता मुझे, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। प्रकाशन वर्ष जो है राजा निर्वंशिया का वो 57 है। केंद्र में पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति को दिखाया गया है। और इसका जो मुख्य बिंदु है उसमें दो कहानी एक साथ चलती है, एक राजा निर्वंशिया की और दूसरा जगपति की। राजा निर्वंशिया जो कहानी चलती है उसमें दिखाया गया है कि वो सक्सेस होता है, उसका राजा का जो है वंश नहीं चल रहा होता है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, फिर भी वो राजा रानी जो है खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने पूरे देश को अच्छे से चलाते हैं और उनको ही अपना परिवार मानते हैं। और जगपति की कहानी में उल्टा दिखाया गया है कि परेशान होती है और लोग उसको ताना देते हैं तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो दोनों ही कहानी समानांतर चलते रहते हैं। यहाँ पे वंश, अस्तित्व, अमरत्व का सूचक होता है, ऐसा माना गया और यही चीज़ इसमें दिखाया गया है। लोक कथा, अतीत की कथा को दिखाया गया है। जगपति की कथा, भविष्य की कथा। जो लोक कथा है जो राजा निर्वंशिया की, उसको अतीत की कथा के रूप में दिखाया गया है, वो एक कहानी के रूप में कही जा रही है। और जगपति की जो कथा है वो भविष्य की कथा के रूप में दिखाया गया है। अतीत और भविष्य के बीच में वर्तमान का संघर्ष है इसमें, कि वर्तमान किस तरह से वहाँ पे संघर्ष कर रहा है। उसके बाद इसके जो संवेदना है वो देख लेते हैं। आधुनिकता जो परंपरा से जुड़ा रहता है, आधुनिक चीज़ों को दिखाया गया लेकिन उसको परंपरा से जोड़ कर दिखाया गया और ये बताया गया है कि आधुनिकता जो है वो परंपरा से जुड़ा रहता है। परिवर्तन की संभावना है यहाँ पे कि चीज़ों को परिवर्तित किया जा सकता है। संबंधों के बनते बदलते परिवेश को दिखाया गया है, संबंध किस तरह से कभी किसके साथ बनता है, कभी किसके साथ। और पश्चाताप दिखाया गया और आत्मग्लानि दिखाया गया है। और इसका अगर प्रतिपाद्य देखते हैं तो मनुष्य के होने ना होने की कहानी है। कहानी में के क्रम में उतार और चढ़ाव दोनों हैं। कहानी एक क्रम में आगे बढ़ती है और उसमें कहीं पे उतार और कहीं पे चढ़ाव दिखाया गया है। और आलोढ़न और विलोढ़न, इसमें ऊंच नीच ऊपर नीचे चीज़ों को दिखाया गया है।
अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो दशरथ का जो रामायण में जो दिखाया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया था, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इकाई 2 से जो हम पहला जो कहानी लेंगे भाग 2 से, उसमें बिरादरी है। और बिरादरी जो है ये सानी की कहानी है। सानी जो है वो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी में राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडेय, शेखर जोशी, इन सब का नाम बहुत ही उम्दा तरीके से लिया जाता है। उषा प्रेमवदा, भीष्म सानी और भी बहुत, रघुवीर सहाय, बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम इसमें लिया जाता है। और ये जो सानी जो कहानी है, इसमें बिरादरी में एक बच्चे की कहानी है जिसको कि सबसे पहले दिखाया जाता है कि बच्चे को कुछ लोग जो है 10-12 साल का बच्चा, और उसको घसीट कर मार रहे हैं, कभी थप्पड़ से, कभी लात से, घूसों से। और वो बच्चा चिल्ला रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है साहब, चोरी नहीं की है। कोई एक घर है जो कि राइटर के जान पहचान का है, और राइटर के पास वो चाबी रख के कहीं चले जाते हैं, और उसी घर से वो बच्चा दीवार फांद कर निकलता हुआ मिलता है। बच्चा का कहना है कि वो उस घर में नहाने के लिए चला गया था, क्योंकि वो गरीब घर का बच्चा है। लेकिन वो राइटर के जो कहानी बोलने वाले हैं उनके बिरादरी का है। तो कई बार उनकी माँ और वो बच्चा कई बार आता है उनके पास सहयोग के लिए अपने बिरादरी का बोल के, लेकिन उसको कोई सहयोग नहीं मिलता। इस तरह की कहानी है ये, यही बिरादरी इसमें कहा गया है। इस कहानी का जो उद्देश्य है, ये बुद्धिजीवी वर्ग के असली चेहरे को दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। और ताकतवर से हाथ मिला लेना और अपने बात से मुकर जाना इसमें दिखाया गया है। जो राइटर है, जो कहानी वाचक है, वो एक वादा करता है कि उस बच्चे को कोई काम दिलवाएगा जिससे कि उसको इस तरह से कोई दिन ना देखना पड़े। और चूँकि वो उसी बिरादरी का है, लेकिन बाद में अपने बात से मुकर जाता है और बहानेबाजी करने लगता है, क्योंकि उसको समाज का डर है और ताकतवर से हाथ मिलाकर उसके साथ चलना चाहता है। इसका जो मूल संवेदना है वो संप्रदाय अर्थात धर्म को दिखाना है। इसमें सांप्रदायिक रूप से दिखाया गया है कि वो किस संप्रदाय के हैं। इसके बाद आगे इसमें राजनीतिक चीज़ों को दिखाया गया है, भावनात्मकता है, इसमें जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, नवनिर्माण, झुग्गी की जगह जो झुग्गी थी उसकी जगह नए घर को का निर्माण दिखाया गया है कि नवनिर्माण करा दिया गया और वहाँ पे मतलब बड़े लोग रहने लगे, और जो झुग्गी में जो लोग रहते थे वो बेघर हो गए। उनको रहने के लिए क्या, नहाने खाने का भी कुछ जगह ना मिल रहा था। और सामाजिक बंधन को भी दिखाया गया है कि सामाजिक डर, कि समाज में रहना है तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ संबंध नहीं बना के रख सकते हैं, उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति दिखाया गया है, मददगार की आवश्यकता को दिखाया गया है कि जो लोग निचले तबके के हैं उनको मददगार चाहिए, उनके सहयोग के बिना वो ऊपर नहीं उठ सकते हैं। लेकिन जो मददगार जिसको वो मान लेते हैं वो अपना फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए, ये तो डिपेंड करता है। इस कहानी में वही दिखाया गया है। और इसमें बाल मनोविज्ञान को दिखाया गया है। बाल मनोविज्ञान इसमें विशेष रूप से एक बच्चे की कहानी है, और इस परवरिश पे प्रश्न उठाया गया है कि बच्चे को का जो कोई बच्चा जो है किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाता है, उसका घर टूट जाता है, और मान लिया जाए कि अगर चोरी का ही अभ्यस्त हो जाता है तो उसका परवरिश कौन करेगा, उसको उसके वहाँ से ऊपर कौन उठाएगा। जो लोग वादा करते हैं वो भी ऐसा नहीं करते हैं और अपने वादे से मुकर जाते हैं। इन चीज़ों को दिखाया गया है। कई बार इस शिल्प को पूछा जाता है किसी कहानी का कि उसकी कहानी का शिल्प बताइए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि शिल्प का शाब्दिक अर्थ है निर्माण अथवा गढ़न के तत्व, कि उस कहानी को किस तरह से निर्मित किया गया है। किसी साहित्यिक कृति के संदर्भ में शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन का बड़ा महत्व है कि शिल्प के अंतर्गत 6 बिंदुएं आती हैं। क्या क्या बात की हम चर्चा कर सकते हैं वो देख लीजिए। कथा वस्तु कैसी है,
चरित्र चित्रण कैसा है, संवाद कैसा है, देश काल कैसा है, कब के समय का है, किस समय का है देश और काल, और भाषा शैली कैसी है, और उसका प्रतिपाद्य और उसका उद्देश्य क्या है, और संदर्भ, किस संदर्भ में इसको लिया गया है। तो जब हमें कहानी पता होगा तो हम इन पॉइंट्स पे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर हम बिरादरी की बात करें तो इसका कथा वस्तु क्या है, तो यह जो है सांप्रदायिकता पर इसकी कथा वस्तु है। जातिगत भेदभाव को दिखाया गया है। चरित्र चित्रण कैसा है, तो यह बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, बच्चे के चरित्र को दिखाया गया है, और बड़ों के भी चरित्र को दिखाया गया है इसमें। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, भावनात्मकता, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। सामाजिक बंधन को दिखाया गया है। संवाद सरल होता है, मोस्टली कहानी का संवाद सरल ही होता है। और ये कब का कहानी है, तो यह नई कहानी आंदोलन का कहानी है। भाषा शैली कैसी है, तो सहज और सरल है। और इसका प्रतिपाद्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो बुद्धिजीवी वर्ग के असली चेहरे को दिखाना इसका प्रतिपाद्य है। तो इस तरह से हम इसका शिल्प का व्याख्या कर सकते हैं। अगर हमें शिल्प पूछा जाता है, किसी भी कहानी का शिल्प पूछा जाता है, तो इन्हीं बिंदुओं पर उस पर बात कर सकते हैं। किसी चीज़ को, किसी कहानी को विशेष आकार देना भी शिल्प है, दक्षता भी शिल्प है। आवृत्ति, जो उसमें जोश भरना, उसमें अंतराल, शब्दों का और वाक्यों का जो अंतराल होता है, वो सब शिल्प है। तो इन सब चीज़ों की हम वहाँ पे बात कर सकते हैं कि कहानी पढ़ के हमें जोश आ रहा है या नहीं, कहानी पढ़ के हमारे भावनाएं जो है वो विचलित हो रही है या नहीं, उद्वेलित हो रही है या नहीं। उसके बाद उसमें बिंब पैदा हो रहा है या नहीं। वो डायरेक्ट हमें, अगर हम कहानी पढ़ रहे हैं और हमारे मन मस्तिष्क पर वैसे ही छाप छोड़ रहा है कि नहीं, वो बिंब वैसे ही आ रहे हैं या नहीं। कहानी में छंद, अलंकार, भाव पक्ष, कला पक्ष किस तरह का है, इन सब चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं अगर हमें शिल्प की बात पूछी जाती है तो। उसके बाद हमारा अगला कहानी हम ले रहे हैं, यही सच है। हंसा जाई अकेला मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये आ चुका है कहानी अभी इस बार। यही सच जो है वो मन्नू भंडारी का कहानी है। मन्नू भंडारी जो है वो राजेंद्र यादव की पत्नी है, और इन दोनों ने बहुत ही अपना उम्दा रोल अदा किया था कहानी लेखन में, नई कहानी लेखन में। और राजेंद्र यादव हंस के संपादक रह चुके हैं। यही सच है कहानी दीपा, संजय और निशित के त्रिकोणीय प्रेम की कहानी है। और मन्नू भंडारी ने अपने आखिरी पुस्तक में उल्लेख किया था कि राजेंद्र यादव ने खुद स्वीकार किया था कि वो दो जीवन को सफलतापूर्वक जीते हैं, एक तो मन्नू के साथ और दूसरी वो जो कलकत्ता में रहती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मन्नू भंडारी ने ये कहानी शायद लिखा होगा। इस कहानी की संवेदना काल्पनिक है, लेकिन जो इसके मुद्दे हैं वो वास्तविक हैं और सच्चाई के आसपास होते हुए भी ये काल्पनिक रूप में ही है, क्योंकि कल्पना के साथ ही लिखा गया है। इसकी जो संवेदना है वो प्रेम में यथार्थ का विश्लेषण है। जो यथार्थ जीवन जो इंसान जीता है उसका विश्लेषण किया गया है। प्रेम संबंध का यथार्थ और संवेदना, ये इसका मुख्य मुद्दा है। जो है वही सच है। संजय वर्तमान है तो वही सच है, निशित भूत है तो वही सच है। तीनों के बीच महीन धागे बुने हुए हैं, परंतु तीनों अकेले ही हैं। निर्णय स्वयं लेने की है कि किसके पास रहना है। दोनों के व्यवहार में दीपा आगे पीछे कर रही है, मजबूती से निर्णय नहीं कर पा रही है। दीपा को किसके पास जाना है उसे दोनों की व्यवहारिकता पता है, अब उसे किसके पास जाना है खुद तय करना है। तो इसमें यही इन चीज़ों को दिखाया गया है, यही सच है में। उसके जो दीपा है उसके जीवन में दो लड़के हैं, संजय और निशित। जो संजय वो वर्तमान है, अभी वो उसके साथ घूमती फिरती है, और निशित जो है वो उसका भूत है। दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कभी उसके में वो संजय में वो कुछ अच्छाई देखती है, कभी निशित में, और उन्हीं के बीच ये ताना बाना बुना गया है सारा कहानी का। अगला हमारा मलबे का मालिक है। ये जो देश विभाजन था
उसके ऊपर ये लिखा गया है। मोहन राकेश का लिखा हुआ ये कहानी है। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था और देहांत 1972 में। मोहन राकेश का पूरा नाम आपको पता है? मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का पूरा नाम है मदन मोहन गुगलानी। और ये विभाजन पर आधारित है। मलबे का मालिक जो कि जब विस्थापन होता है तो भारत से चला जाता है और एक दिन वापस वो दिल्ली में आता है कोई मैच देखने, और वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसका घर था। वहाँ पे मलबा है और कुछ नहीं है, और कोई और जो है, जो ताकतवर लोग हैं उस मलबे पे अपना दावा करके बैठे हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहाँ जाता है और अपनी पुरानी बातों को याद करता है, कैसे उसका बेटा था, बहू थी, सब लोग था, और सब मारे जाते हैं और बस वही बच जाता है। तो भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है, इसी तरह का कहानी आप कोट कर सकते हैं। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया है, ऐसा ही कहानी है। तो इन कहानियों से आप, बहुत सारा ऐसा कहानी है जो विभाजन पे आधारित है। जब विभाजन हुआ था तो उस समय मानवता जो है वो शर्मसार हो गई थी, और उन्हीं चीज़ों को बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने लेखन में दिखाया है। पूरा देश जल रहा था, वैसे में जिसको जो मिला वो एक दूसरे का वो लेकर बैठ गया था। तो यहाँ पे जब ये आते हैं जो इसके नायक हैं, तो उनको अपने घर का सिर्फ मलबा ही दिखता है, दरवाज़ा टूटा है, खड़ा है ऐसे ही, वहाँ पे जंगल झाड़ उग गए हैं। उन सारी चीज़ों को बहुत ही कल्पनात्मक रूप से बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। वो बिंब उत्पन्न करता है हमारे मन मस्तिष्क पर। अगला कहानी है ज्ञान रंजन का बहिर्गमन। ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1936 में महाराष्ट्र में हुआ था, अकोला नामक जगह पे। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। ज्ञान रंजन के पिता आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फेंस के इधर उधर, यात्रा, घंटा, अनुभव, ये सारी इनकी कहानियाँ हैं। यहाँ पे अगर हम बहिर्गमन की बात करते हैं तो युवा पीढ़ी के ऊपर ये कहानी है, जिसका प्रतिपाद्य है युवा पीढ़ी का पलायन, और बुद्धिजीवी समाज खुद बाहर भाग रहा है, और बाद में वो कहता है कि नहीं, कस्बा तरक्की नहीं कर रहा है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो इसका प्रतिपाद्य इसी पर रखा गया है कि बुद्धिजीवी युवा पीढ़ी जो है वो पलायन कर रहा है, छोटे शहर से बड़े शहर में, गांव से छोटे शहर की तरफ, और इसी तरह से छोटे शहर की बर्बादी है, और इसके प्रति सरकार जो है उपेक्षा का व्यवहार कर रहा है। गांव में बूढ़े और बच्चे ही रह गए हैं, वो किस तरह से वहाँ पे अपना निर्वाह करते होंगे, इन सब चीज़ों पर ये कहानी जो है दिखाया गया है। इसका जो प्रतिपाद्य यही है। इसमें मैं है एक, और मनोहर है, और सोमदत्त है, तीनों के ऊपर है। मैं शैली पे आधारित ये कहानी है। लेखक जो है वो शहर की तरह पलायन करता है, वो दूसरे को देखकर ही जाना चाहता है। और सोमदत्त है जो है वो भोग का सूचक है। भोगनिष्ठ समाज, भोग के प्रति आकर्षण, रस्मों के पीछे छूट जाने की कहानी है ये, जो आज के समय भी हम देखते हैं ना कि अगर किसी के घर में कुछ है तो हमें भी चाहिए, अगर कोई गाड़ी खरीद लिया तो हम भी खरीदेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को ज्ञान रंजन दिखाना चाहते हैं कि जो दूसरों को की भोगी हुई चीज़ें हैं उनको देखकर हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और हमारे अपने रस्मों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इस तरह से कि गांव से शहर की तरफ हम पलायन कर रहे हैं। और विकास की मुख्य धारा से कस्बों को पीछे छोड़कर अगर हम गांव में रहकर अगर विकास करना चाहें तो हो सकता है, पर वो संभव नहीं हो पाता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि साफ तौर पे कि सरकार यहाँ पे उपेक्षित व्यवहार करती है। अगर गांव में भी सब कुछ सहज रूप से उपलब्ध कराया जाए तो बच्चे क्यों शहर को जाएंगे। महत्वाकांक्षा को दिखाया गया है। आत्मिक सुख से ज़्यादा ब्राह्य सुख को समर्पित है ये कहानी। एक समय ऐसा होता है जब मैं को भ्रम होता है कि कहीं मैं भी मनोहर के पीछे पीछे तो नहीं भाग रहा,
अपने अस्तित्व के खोजने का डर मैं को सता रहा होता है। आखिर हम कब रुकेंगे? मन की इच्छाएं तो नहीं रुकेगी, तो हम भी भागते रहेंगे। इस तरह से ये आधुनिक समाज का जो है उसके ताना बाना को, उसके रूपरेखा को दिखाया है और प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया है इस कहानी में। तो अगर इस कहानी से आपको प्रतिपाद्य या फिर संवेदना इस कहानी की पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। कहानी की अंतर वस्तु को पिछले बार पूछा गया है कि कहानी की अंतर वस्तु क्या है। एक और कहानी मैं यहाँ ले रही हूँ, सीलिया। इसकी लेखिका है सुशीला टागभौरे, जो कि दलित आंदोलन की महत्वपूर्ण लेखिका है। यहाँ पे अगर दलित की बात की जाए तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से एक भूमिका बनाकर दलित चेतना की बात करके और इस कहानी को आप उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार चूँकि दलित कहानी में यही एक दो कहानी हमारे लास्ट के हैं, तो इनमें से सीलिया कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये कहानी को देखा है। इस कहानी में जो है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के छंद को भेदती हुई दिखाई देती है। जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था को अलग करती है, भेदती हुई दिखाई देती है। कहानी कमज़ोर है क्योंकि बड़े बनकर दूसरों के साथ वही व्यवहार करना, तो इसको तो कमज़ोरी ही कहेंगे। नारी आवेग है इसमें, नारी का विद्रोह है, आत्मनिर्भर होने की चाह है, आत्मसम्मान की बात है, प्रतिरोध की बात है, छुआछूत का दंश है, अछूत होने की पीड़ा है इसमें, समाज की कुरीतियों को तोड़ना और स्त्री पुरुष भेदभाव इसमें दिखाया गया है। व्यवस्था का प्रश्न है, परंपरा का विरोध है, विश्व की पीड़ा है, दुख है, त्रासदी है और इसमें समाज की बात की गई है, जिसमें कि पूंजीवाद इम्पॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है यहाँ पे। अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ अलग अलग कहानियों से। और कुछ कहानियों का इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा पर्टिकुलर सेपरेट, जैसे हरी बिंदी है और भी बहुत सारी कहानियों का मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन कौन सा कहानी है। हंसा जाई अकेला भी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक प्रश्न को वहाँ पे बनाया गया है। और भी जो MSD 9 और MSD 10 की बात आप कर रहे हैं कि उनका प्रश्न दे दीजिए, तो आप जाकर देखिए, वहाँ पे है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे डाला हुआ है। एक बार जब आप उसको पढ़ लेंगे और पॉइंट में देखेंगे चीज़ों को, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इस शुभकामनाएं के साथ। धन्यवाद।